Hello dear bankers, welcome to EduTop and welcome to Jab on the Go series। तो इन today's lecture 39 हम डिस्कस करेंगे एनसीलरी सर्विसेज यानी और कौन कौन सी सर्विसेज बैंक ऑफर करते हैं। तो ऑन द गो सीरीज का मतलब क्या है और हम क्यों लेके आए थे। देखिए, ऑन द गो सीरीज के साथ आप जो है जेआईबी मई 2026 की बहुत अच्छे से कम टाइम में प्रिपरेशन कर पाए। चलते फिरते कहीं से भी 15 से 20 मिनट के रिकॉर्डेड सेशन देख के आपकी प्रैक्टिस इतने अच्छे से हो जाए कि लास्ट टाइम पे आपको पैनिक फील ना हो। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, एक फ्री बुक है जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस ई बुक में आपको क्या क्या मिल रहा है, देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट और उनको कैसे अप्रोच करना है। आपके पास तो वैसे टाइम की कमी रहती है, आप सब कुछ तो पढ़ ही नहीं सकते हो। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से चांसेस हैं कि बार बार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो लिस्ट है। PYQ सिंस 2023। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक रियल एग्जाम का पैटर्न बता रहे हैं। केस स्टडी बेस्ड ज्यादा आ रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट ज्यादा आ रहे हैं, आपको इसी डॉक्यूमेंट से पता चलेगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लाइक 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिनकी प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ सकती है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हो, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे इसका लिंक दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। आज हमने बात करनी है, सबसे पहले देखो क्या क्या सर्विसेज बैंक ऑफर कर रहे हैं। रेमिटेंस मतलब आप पैसा भेज सकते हो इंडिया में भी एंड आउटसाइड द इंडिया ऑल्सो, स्विफ्ट वगैरह यूज करके। तो इंटरनेशनल ट्रांसफर भी आप कर रहे हो और क्या कर रहे हो, डोमेस्टिक ट्रांसफर भी कर रहे हो। तो देखो, अब ये आरटीजीएस, आपका नेफ्ट एंड योर आईएमपीएस, ये बहुत पॉपुलर मोड यूज होते हैं आपका पैसे भेजने के। अब सीबीएस जब से आया ना, उसके बाद से टेलीग्राफिक ट्रांसफर, मेल ट्रांसफर, ये पुराने मेथड है। अब इनके थ्रू पैसा नहीं भेजा जाता। तो रेमिटेंस इज वन ऑफ द इंसिलरी सर्विसेज जो बैंक ऑफर करते हैं। तो आजकल तो ऑनलाइन बैंकिंग्स वगैरह यूज करके कस्टमर को काफी सहूलियत प्रोवाइड करती गई है। देन फिर हम आपका आता है डिमांड ड्राफ्ट और आपका बैंकर चेक। तो डिमांड ड्राफ्ट आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही होता है एक तरीके से। तो आप ड्रॉन कर रहे हो इसको दूसरे बैंक की ब्रांच पे। बट इसमें क्या होता है, जैसे चेक वगैरह में आप पेमेंट बाद में डिडक्ट होती है ना, इसमें आप पेमेंट पहले कर देते हो। बैंक मैंने डीडी बनवाना है कितने का, 50,000 का, एंड आई हैव टू मेक पेमेंट टू दिल्ली यूनिवर्सिटी, सपोज कीजिए। तो मैंने 50,000 बैंक को दे दिया, बैंक ने 50,000 ले लिया, डीडी बना दिया और ऑर्डर दिया जाता है यहाँ पे दूसरी बैंक को कि आप वहाँ पे चेक ड्रॉन कर सकते हो। मतलब मैंने चंडीगढ़ से डीडी बनवाया और वो दिल्ली की यूनिवर्सिटी को मैंने पे करना है, तो दिल्ली की दूसरे इस बैंक की दूसरी ब्रांच में वो वहां पे ड्रॉ किया जाएगा, मैं वहां से पैसे भी ड्रॉ कर सकती हूँ। तो दैट इज योर डीडी। ओके, देन तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बैंक के द्वारा इशू किया जा रहा है, पेबल ऑन डिमांड है, बियरर को पे नहीं होगा, ना तो बैंकर चेक ना ही डिमांड ड्राफ्ट। अब बियरर के नाम पे नहीं कर सकते हो, मतलब एक नाम आपको लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा, आपको किसी सप्लायर को पेमेंट करनी है तो नाम वहां पे मेंशन होगा, जैसे चेक होता है बियरर, वैसे आप डिमांड ड्राफ्ट बियरर को पे नहीं कर सकते हो, ना ही बैंकर चेक। तो ये 3 मंथ्स के लिए वैलिड रहता है आपका। और फिर आपका आता है बैंकर चेक। बैंकर चेक नॉट नेगोशिएबल है, कोई चांस ही नहीं होता इसमें डिसऑनरिंग का। ये भी 3 महीने के लिए वैलिड होता है। ये किसके द्वारा पे किया जा रहा है, उसी बैंक के द्वारा जो ये इशू कर रहा है। और इस बेसिकली ये यूज होता है जब आपने सेम सिटी में पेमेंट करनी हो। अब चंडीगढ़ टू चंडीगढ़ बैंक ने पेमेंट करनी है, रेनोवेशन का काम करवाया था, तो बैंकर चेक जो है वो इशू कर दिया, मान लीजिए 30,000 का। अब डीडी क्या है, डिफरेंट सिटीज में भी आप भेज सकते हो। आपने चंडीगढ़ से पेमेंट करनी है कहाँ, दिल्ली, किसी और सिटी, तो आप डीडी बनवाते हो, राइट। अब कुछ कंडीशंस हैं जो यहाँ पे यूज होती है। अगर आप इशू कर रहे हो और पेमेंट करना चाहते हो कैश में, ठीक है, तो वहां पे आपके जो पीएमएलएल नॉर्म्स जो है फॉलो होंगे। 50,000 है, उससे ऊपर का अमाउंट है तो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही पेमेंट होगी, राइट। अगर आपकी पेमेंट है अब 20,000 की, तो ये बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा और अकाउंट पेइंग क्रॉसिंग ही यूज होती है, जिसका नाम है उसी के अकाउंट में पेमेंट जाएगी। तो 3 महीने के लिए दोनों वैलिड है। अब देखो, अगर आपका डीडी डी वैलिडेट हो गया एक बार, तो आप उसको फिर से वैलिडेट करवा सकते हो, बट विद इन अ ईयर ही। और वो कहीं भी क्लियर हो सकता है एट एनी ब्रांच ऑफ द सेम बैंक, राइट। तो बेसिकली आपका बैंकर चेक यूज हो रहा है विद इन द सिटी, पेमेंट करनी है, बैंक ने रेनोवेशन कराई उसकी पेमेंट करनी है, लीगल एयर्स वगैरह को कोई पेमेंट करनी है, तो वहां पे आप बैंकर चेक के थ्रू करते हो। आई होप ये डीडी और बैंकर चेक में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब ये बोला गया है कि जो नेम है परचेजर का, जो परचेज कर रहा है, वो मेंशन होना चाहिए फेस ऑफ डीडी और बैंकर चेक। अब आपको क्या रिफंड मिलता है अगर आप कैंसिल करते हो?
अगर आपका जो ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट है यानी जो डीडी है या बैंकर चेक वो टेंडर्ड है विदाउट एनी साइन और एंडोर्समेंट और उसमें कोई स्पेशल क्रॉसिंग यूज नहीं हुई है, कोई ट्रेस ही नहीं नेगोशिएशंस के, बट एक बार अगर पेई को पेमेंट चली गई, पेई के पास चला गया, तो फिर आप उसको ना कैंसिल नहीं कर सकते हो। ठीक है। अगर आप डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक बनवाना चाहते हो तो क्या कंडीशंस होती हैं? देखिए, आपने डीडी दिया था, कुरियर के थ्रू भेजा था, वो गुम हो गया आपसे। अब आप डुप्लीकेट चाहते हो कि मुझे डुप्लीकेट इशू हो जाए बैंक की साइड से। बैंक क्या बोलता है कि इंडेमनिटी बॉन्ड साइन कीजिए। उसमें आप बैंक को प्रोटेक्ट कर रहे हो। अगर उस डीडी की पेमेंट कोई बैंक से ड्रॉ कर लेता है तो फिर बैंक का तो कोई फॉल्ट ही नहीं हुआ। आप यहाँ पे बैंक को प्रोटेक्ट करते हो डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट जब इशू किया जा रहा है इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करके। तो विद इन 15 डेज जो है पेमेंट, ये डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट आपको इशू करना होता है बैंक के द्वारा। अगर वो नहीं कर रहा इस टाइम के दौरान विद इन 15 डेज, तो क्या होगा? फिर जो है बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है जो एफडी के मेच्योरिटी रेट के हिसाब से होता है। और जैसे बोला हमने कि पे को डिलीवर हो गया तो काउंटरमेंट नहीं किया जा सकता। अगर थर्ड पार्टी के द्वारा मान लीजिए डीडी बनवाया जा रहा है डुप्लीकेट, तो फिर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं जाती, नो इंटरेस्ट पेबल। ओके, ये ध्यान रखिएगा। डुप्लीकेट डिमांड ड्राफ्ट के केस में या बैंकर चेक बनवा रहे हो, इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करेंगे, विद इन 15 डेज बैंक जो है आपको इशू करेगा। नहीं करता तो एफडी के जितना जो मेच्योरिटी रेट पे इंटरेस्ट होगा वो आपको पे किया जाता है। थर्ड पार्टी कोई डीडी बनवा रही है तो फिर इंटरेस्ट पे नहीं होगा। ओके। फिर बात करेंगे लॉकर के बारे में। लॉकर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस चैप्टर का बेसिक मेन टॉपिक आई वुड से कि लॉकर ही है। तो सेफ डिपॉजिट लॉकर हायर किए जाते हैं बैंक में। आप एक छोटा सा स्पेस ले रहे हो तो रिलेशनशिप क्रिएट होता है आपका क्या, लेसर लेसी का और बेलर बेली का। ठीक है, बैंक रखवाला भी तो है, आपका सामान भी तो संभाल के रख रहा है। तो देखो, यहाँ पे जो आप क्या रखते हो लॉकर में, अपने वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, राइट। तो ज्वेलरीज वगैरह लोग लॉकर हायर करते हैं। लॉकर्स ज्वेलरी रखने के लिए कोई डॉक्यूमेंट रखना है, इंडिविजुअल्स और कंपनीज फर्म पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह भी लॉकर हायर करते हैं। बट हम माइनर जो है वो लॉकर हायर नहीं कर सकता। ओके, बाकी सबको अलाउड है, ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, इंडिविजुअल, सिंगल और ज्वाइंट मोड पे। तो जब लॉकर ओपन करना होता है, ड्यूल कंट्रोल होता है, दो की से ओपन होता है। ठीक है, एक की किसके पास होती है? बैंक के पास, मास्टर की, और एक इसके पास होती है कस्टमर के साथ। तो जब ओपन करना है लॉकर, तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो पहले बैंक की लगेगी, फिर कस्टमर की, और जब बंद किया जाता है तो फिर कस्टमर की से ही बंद किया जाएगा। ठीक है, राइट। अब कुछ नॉर्म्स अप्लाई होते हैं जब आप लॉकर को हायर कर रहे हो, तो ड्यू डिलीजेंस प्रॉपरली फॉलो की जाएगी एज पर द आरबीआई डायरेक्शन। ठीक है, अगर आपका ऑलरेडी केवाईसी कंप्लेंट अकाउंट चल रहा है तो फिर दोबारा से करने की जरूरत नहीं होती। आपकी जो रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ली जाती है बैंक के द्वारा, ठीक है, और आपको ये भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती है कि आप कुछ भी अनऑथोराइज चीजें जो अपने लॉकर में नहीं रखोगे, ना ही कोई ऐसा मटेरियल लिक्विड रखोगे जिसकी वजह से आपका सामान खराब हो। तो प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म होगी। फिर अलॉटमेंट ऑफ लॉकर की जाती है, यानी सीबीएस पे लिस्ट होती है वेकेंट लॉकर्स की। ठीक है, वेट लिस्ट होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको लॉकर्स की अलॉटमेंट की जाती है, और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होती है। कोई फेवरेटिज्म नहीं दिया जाता कि इसको लॉकर दे दिया दूसरे को नहीं दिया। मॉडल लॉकर एग्रीमेंट फॉलो होता है। ठीक है, अननेसेसरली कोई टर्म एंड कंडीशन रखने की जरूरत नहीं, आईबीए का ये मॉडल फॉलो होता है। और यहाँ पे आप कस्टमर को बेवजह परेशान नहीं करोगे। फिर लॉकर रेंट चार्ज किया जाता है, तो एडवांस में लॉकर रेंट आपको पे करना होता है। लॉकर रेंट डिफरेंट साइजेस में आते हैं आपके, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपका रेंट रहता है। तो आप रेंट पे करते हो टाइमली। ठीक है, पहले ही रेंट पे किया जाता है। और अगर आप रेंट पे नहीं करोगे तो बैंक के पास राइट होता है जो आपके लॉकर में सामान पड़ा है उस कंटेंट को सेल करके अपना अमाउंट रिकवर कर लें। अगर नोटिस दे रहा है बैंक आपको फिर भी आप लॉकर रेंट नहीं दे रहे हो, देन बैंक हैज दिस राइट। ओके। अब टर्म डिपॉजिट एज अ सिक्योरिटी, तो क्या होता है ना, 3 साल का रेंट के जितना टर्म डिपॉजिट जो एफडी आपको बोल दी जाती है करवाने को, सो दैट कि अगर आप पे नहीं करो। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर टाइमली रेंट पे कर रहे हैं उनको फोर्स किया जाए कि आप एफडी करवा लो। उनको फोर्स नहीं किया जाएगा। जो जैसे न्यू कस्टमर हैं जो लॉकर हायर कर रहे हैं और उनको बोला जाएगा सिक्योरिटी के तौर पे कि आप ये एफडी करवा लो। बट ऐसा नहीं है कि लॉकर देने के लिए ये एफडी वाली कंडीशन साथ में कस्टमर को चिपकाना जरूरी है। ठीक है, वो क्राइटेरिया है कि एज अ सिक्योरिटी के तौर पे।
देन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटीज क्या क्या फॉलो होती है। देखो, स्ट्रॉन्ग रूम होता है, सिंगल एंट्री एग्जिट रहता है। वॉल्ट, कि कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो पाए। सीसीटीवी फुटेज जो है आप स्टोर करके रखते हो 180 डेज के लिए। अब अगर कस्टमर की साइड से कंप्लेंट आ रही है अनऑथोराइज्ड एक्सेस की, कि उसके लॉकर को किसी ने अनऑथोराइज्ड वे में एक्सेस किया, तो उस केस में ये सीसीटीवी फुटेज ना 180 डेज बियॉन्ड भी आप रख सकते हो, जब तक कि पूरी कार्रवाई नहीं हो जाती। ओके। फिर वायर एंड फायर प्रोटेक्शन लॉकर में प्रोवाइड की जाती है, फायर से प्रोटेक्टेड रहे आपके लॉकर। फिर लॉकर स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं आपके। अगर आपके मैकेनिकल लॉकर्स हैं तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो होगा। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिकली लॉकर हैं तो फिर आरबीआई के जो सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के आरबीआई का, वो फॉलो होता है। और जो लॉकर की है उस पर आइडेंटिफिकेशन कोड होता है आपका बैंक और ब्रांच का, वो बताया जाता है जो लॉकर की है। ये क्यों? क्योंकि कल को अगर एनफोर्समेंट एजेंसीज आ जाती हैं, ठीक है, ईडी वगैरह, तो उनको भी पता हो कौन से बैंक का लॉकर था, किसने हायर किया था। राइट। फिर लॉकर ऑपरेशंस किस तरीके से किए जाते हैं। एक्सेस टू लॉकर दिया जाता है पर्सन जिसका लॉकर है, या जिस इस पर्सन ने किसी और को ऑथोराइज किया है लॉकर चलाने के लिए, तो वो लॉकर ऑपरेट कर सकता है। प्राइवेसी प्रोवाइड की जाएगी लॉकर रूम में। कोई दूसरा बैंक एम्प्लॉय या कोई और पर्सन उस टाइम पे नहीं होता जब आप लॉकर एक्सेस कर रहे होते हो। और अब कस्टमर को अलर्ट्स जाते हैं, है ना, एसएमएस वगैरह, ईमेल वगैरह, ये सब कुछ जब भी आप लॉकर एक्सेस करते हो। तो जब आप लॉकर एक्सेस कर रहे हो तो वहाँ पे आपका जब आप आ रहे हो, एग्जिट कर रहे हो, ये रजिस्टर पे सब कुछ नोट डाउन होता है, आपके सिग्नेचर्स भी लिए जाते हैं। अब लॉक्स एंड कीज की बात करें, देखो जब आप लॉकर को सरेंडर कर रहे हो तो जो वेकेट लॉकर की है ना, वो सील्ड एनवेलप में रख दी जाती है। ठीक है। और जो डुप्लीकेट मास्टर की है वो अनदर ब्रांच ऑफ द बैंक भेज दी जाती है। राइट। और अगर किसी ने पहले ही एडवांस रेंट पे कर दिया था तो उसको रिफंड कर दिया जाएगा। डेली चेक्स रखे जाते हैं लॉकर में, है ना। अब जो पर्सन जैसे ब्रांच मैनेजर डेली चेक लगा रहे होते हैं प्रॉपर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और रिकॉर्ड सीबीएस में मेंटेन करके रखे जाते हैं। ओके। तो कई बार आपको लॉकर के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आ सकता है कि सीसीटीवी फुटेज 180 डेज बियॉन्ड किस कंडीशन में रखनी होती है, लॉकर स्टैंडर्ड क्या फॉलो होते हैं, हायरिंग कैसे की जाती है। तो लॉकर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देन नॉमिनेशन फैसिलिटी। अब जैसे नॉमिनेशंस के रूल चेंज हुए हैं, तो जो लॉकर की बात करें तो आप 4 नॉमिनी अब रख सकते हो, 4 नॉमिनेशन अलाउड है। पहले क्या होता था, सिर्फ एक ही नॉमिनी था। अब इनऑपरेटिव अकाउंट्स के नंबर्स ज्यादा इंक्रीज हो गए, तो आरबीआई ने डिसाइड किया, ये बोला गया है कि सक्सेसिव नॉमिनेशन अब लॉकर के केस में यूज होती है। 4 नॉमिनी आप रख सकते हो। ठीक है। सक्सेसिव का मतलब हम पढ़ चुके हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर सेट होता है। आप क्या हो, एक प्रायोरिटी सेट कर देते हो कि ए अगर आपकी वाइफ है तो वाइफ को प्रायोरिटी दे दी कि वो मेरे लॉकर का कंटेंट ले सकती है, उनको राइट है। ए नहीं रहती तो फिर बी। बी आपका कौन है, सन है। बी नहीं है तो सी, सी यानी डॉटर, है ना। तो प्रायोरिटी की पहले किसको एक्सेस दिया जाएगा। राइट। तो नॉमिनी के फोटोग्राफ रिक्वायर्ड होते हैं, थंब इम्प्रेशन चाहिए होता है, 2 विटनेसेस के द्वारा अटेस्टेशन की जाती है। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ फॉर्म ऑफ नॉमिनेशन या कैंसलेशन वेरिएशन जो भी आपने करना है, जैसे DA1, DA2, वो सब आप यहाँ पे भी यूज करते हो। राइट। बस अब ध्यान रखना है कि 4 नॉमिनी आप अपॉइंट कर सकते हो। क्लेम सेटलमेंट कैसे की जाती है, अगर कस्टमर की डेथ हो जाए तो आईबीए का मॉडल ऑपरेशनल प्रोसीजर फॉलो होता है, रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस। तो क्या डिमांड किया जाता है, डेथ सर्टिफिकेट, नॉमिनी डॉक्यूमेंट, कोई अननेसेसरली सक्सेशन सर्टिफिकेट और कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता। तो 15 डेज में आपकी सेटलमेंट होनी चाहिए। और अगर आप सोल लॉकर हायरर थे, देखो लॉकर था मिस्टर शर्मा के नाम पे, इनकी डेथ होगी, ठीक है, तो फिर आगे इनके नॉमिनी जो है उसको जो है इनके लॉकर में जो भी कंटेंट पड़ा है वो दे दिया जाएगा। अब ज्वाइंट लॉकर हायरर था, ज्वाइंटली ऑपरेट कर रहे थे, उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, ए और बी दोनों ये लॉकर ऑपरेट कर रहे थे, ए की डेथ होगी, किस मोड पे था, ज्वाइंटली। तो जो सर्वाइवर बच गया बी, और जो नॉमिनी होगा वो ज्वाइंट एक्सेस ले सकते हैं या उनको कंटेंट मिल जाएगा इन्वेंटरीज वगैरह डिसाइड करके। ठीक है। अब आपका ज्वाइंट लॉकर था, विद सर्वाइवरशिप क्लॉज था। तो एज पर वट मैंडेट जो लिखा होगा, जैसे आइदर और सर्वाइवर मोड पे था, तो एज पर मैंडेट जो है कंटेंट डिलीवर कर दिए जाते हैं। अब अगर आपका लॉकर विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज था और नॉमिनी भी नहीं आपने रखा था कोई, ठीक है, ज्वाइंट लॉकर ही था विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज और कोई नॉमिनी था, तो फिर किसको एक्सेस दे दिया जाएगा, लीगल एयर्स को।
राइट। तो कुछ प्री रिक्वेजाइट फॉलो होते हैं ऑफ गिविंग एक्सेस। उससे पहले चेक किया जाएगा डेथ सर्टिफिकेट, ठीक है, आपकी प्रॉपर केवाईसी होगी, आपका आधार वगैरह चेक किया जाएगा, आपकी वेरिफिकेशन, फिर जाके आपको एक्सेस मिलता है। तो ये फॉलो होता है अगर डेथ हो जाती है कस्टमर की, क्लेम किस तरीके से सेटल होगा। देन कई सिचुएशंस में बैंक को लॉकर ब्रेक करना पड़ता है। क्या सिचुएशन हो सकती है? कीज गुम होगी, ठीक है, वो बोल रहा है कि लॉकर ओपन कर दो, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, राइट। जब गवर्नमेंट इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, कोर्ट ऑर्डर आ जाता है, तो लॉकर सीज करना पड़ता है और रिक्वेस्ट एक्सेस करते हैं, ईडी वगैरह की रेड पड़गी, ठीक है। नॉन कंप्लाइंसिस, अगर बैंक को लगता है कि लॉकर हायरर कॉपरेट नहीं कर रहा, कंप्लाई नहीं कर रहा टर्म एंड कंडीशंस के साथ, तो वो लॉकर ब्रेक कर सकते हैं आफ्टर गिविंग नोटिस टू द कस्टमर। अब कस्टमर की रिक्वेस्ट की बात करें, कस्टमर ने बोला है कि मेरी जो लॉक की है वो गुम हो गई है, तो हायरर नोटिफाई करेगा बैंक को उसकी की गुम होगी। तो जब लॉकर ओपन किया जाएगा तो क्या रिक्वायर्ड होगा? प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हायरर की, मतलब जिसने लॉकर हायर किया था, रिकॉर्डिंग भी होगी लॉस की, रिटर्न ऑथोराइजेशन कस्टमर के द्वारा, और कस्टमर भी वहां पे होगा और ऑथोराइज बैंक ऑफिशियल भी होगा, राइट। फिर अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बैंक विजिट कर रही हूँ, बोल रही है हमें इस लॉकर में देखना है क्या क्या सामान पड़ा है, ठीक है, तो बैंक को कॉपरेट करना पड़ता है। जो भी अथॉरिटी होती है वहां पे, इनकम टैक्स वाले आ गए, पुलिस आ गई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी से कोई आ गया, तो लॉकर हायरर को भी इन्फॉर्म किया जाता है सिचुएशंस के रिगार्डिंग कि ऐसे ईडी वगैरह से आके या पुलिस वाले आके आपके लॉकर कंटेंट को चेक करना चाहते हैं। तो इन्वेंट्री जो कंटेंट की रिकवर की जाएगी उसको सीज किया जाएगा अथॉरिटी के द्वारा। तो किसके प्रेजेंस में प्रिपेयर की जाती है? गवर्नमेंट अथॉरिटी, टू इंडिपेंडेंट विटनेसेस एंड बैंक ऑफिसर की प्रेजेंस में। और ये इन्वेंट्री साइन की जाती है बाय ऑल इन्वॉल्व पार्टीज। बैंक को रिकॉर्ड भी करनी होती है वीडियो इस पूरी प्रोसेस की, सो दैट कि कल को कोई डिस्प्यूट होता है, अगर कोर्ट में ये प्रूव हो जाता है कि उस पर्सन की तो कोई गलती नहीं थी, तो वो रिकॉर्ड एक मेंटेन हो, ठीक है। तो इसलिए रिकॉर्डिंग भी रखी जाती है। अब लॉकर की पेमेंट ही नहीं आप कर रहे हो, तो बैंक के डिस्क्रिप्शन पे होता है, वो ब्रेक कर सकते हो लॉकर। अगर आपने रेंट पे नहीं किया फॉर 3 ईयर, आपको नोटिस भी भेजा, आपको टाइम भी दिया, अब अगर लॉकर हायरर अनट्रेसेबल है, मिल ही नहीं रहा, तो बैंक क्या इशू करेंगे? पब्लिक नोटिस 2 न्यूज़पेपर में डेली, एक इंग्लिश में एक लोकल लैंग्वेजेस में, टाइम दिया जा रहा है कि आप रिस्पॉन्स करो। अब लॉकर कैसे ओपन होता है? प्रेजेंस ऑफ बैंक ऑफिसर, टू ऑथोराइज्ड इंडिपेंडेंट आपके विटनेसेस ये होंगे, तो लॉकर ब्रेक कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड लॉकर जो है, तो वॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड असाइन किया जाता है सीनियर ऑफिशियल को, तो ऐसे लॉकर फिर ओपन कर दिया जाता है। अब बैंक रिकॉर्ड करेंगे सेम प्रोसेस, ठीक है, पूरा आपके फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। और जो कंटेंट होता है, जो लॉकर के अंदर सामान था, उसको आप सील्ड एनवेलप में रखते हो, डिटेल इन्वेंटरी क्या क्या सामान था सब कुछ फायर प्रूफ सेफ में, जब तक कि कस्टमर क्लेम नहीं कर लेता। तो बैंक ना ओपन नहीं करते जो सील्ड क्लोज पैकेट्स होते हैं जो लॉकर में पाए गए हैं, ठीक है, अगर लॉ की साइड से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, अगर लॉ बोलते हैं कि नहीं इस सामान को हमने देखना है कि इसके अंदर क्या पैकेट्स को खोलो, तो करना पड़ेगा। अदरवाइज बैंक जो है ये सील्ड एनवेलप क्लोज्ड पैकेट्स ये ओपन नहीं करते। अब अगर लॉकर आपका इनऑपरेटिव है बहुत टाइम के लिए, ठीक है, 7 ईयर के लिए, और लॉकर हायरर लोकेट ही नहीं किया जा रहा, चाहे रेंट पे किया होगा उसने रेगुलरली, तो बैंक के पास अथॉरिटी होती है कि ट्रांसफर कर दो कंटेंट, किसको, नॉमिनी को दे दो या लीगल एयर को, या आर्टिकल को डिस्पोज ऑफ कर दो, ठीक है, ड्यू प्रोसीजर फॉलो करने के बाद। अब नॉमिनी, और ये हमने डिस्कस किया था ना नॉमिनेशन फैसिलिटी में, कि नॉमिनी जो है क्या होता है, उस वो जस्ट एज अ ट्रस्टी के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, कि उसको उसका एक्सेस मिल गया कंटेंट का, अब आगे लीगल एयर को वो पेमेंट कर देगा, ठीक है। बैंक की क्या लाइबिलिटी रहती है? देखो, बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी फॉलो होती है। अब अगर एक्ट ऑफ गॉड की वजह से नुकसान हो गया, डैमेज हो गया आपका सामान, नेचुरल क्लाइमिटीज आ गई, तो फिर आपको बैंक की साइड से कोई बैंक की लाइबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि वो डैमेज बैंक की साइड से थी ही नहीं। बट अगर बैंक की साइड से हुई, चोरी होगी, रॉबरी होगी, है ना, और रेनोवेशन करवाने को थी बिल्डिंग की, बैंक ने नहीं करवाई, पता था बैंक को, तो कितना पे करना पड़ेगा? 100 टाइम्स द एनुअल रेंट, ठीक है। जो आपका एनुअल रेंट होता है उसका 100 टाइम, अगर 5,000 है एनुअल रेंट, तो उसका 100 टाइम्स कर लीजिए, इतना आपको कस्टमर को फिर पे करना पड़ता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉकर जो हमने डिस्कस कर लिया। तो इसमें से काफी क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अगर लॉकर तोड़ना हो तो क्या प्रोसेस फॉलो होती है और क्या प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं।
अब कस्टोडियल सर्विसेज देखो, बैंक रखवाला भी तो है, कस्टमर की सिक्योरिटीज को संभाल के रखते हैं कि वो चोरी ना हो जाए, गुम ना हो जाए। तो ये सर्विसेज सिर्फ इंडिविजुअल्स को प्रोवाइड नहीं की जा रही, म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, बैंक फिड्यूशरीज, रिटायरमेंट प्लान्स वगैरह, ये सारी सर्विसेज दी जाती हैं इनको। ठीक है, तो इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू इंडिविजुअल्स ओनली। तो आप सिक्योरिटी सेफ कीपिंग के लिए बैंक में डिपॉजिट करवा के रख सकते हो। फिर आपका आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। देखो पीएमएस सर्विसेज क्या होती है, एक बास्केट है जहां पे आप म्यूचुअल फंड भी में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, स्टॉक्स में भी, बॉन्ड्स में भी, एटीएफ में भी। तो रिस्क देखना पड़ता है, अगर रिस्क लेने को तैयार हो तो आप शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो। रिटर्न कई बार ज्यादा मिलेगी, कई बार कम मिलेगी। लिक्विडिटी, अगर आपको कैश जल्दी चाहिए तो फिर बेटर इज कि आप ऐसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक, बॉन्ड में इन्वेस्ट ना ही करें। तो ये सारी तीनों चीजें सेलेक्ट करके, चेक करके उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हो। देखिए, अब कस्टमर का रिस्क रहता है इसमें, अगर कस्टमर रिस्क लेने को तैयार है तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में करवा लीजिए, सर्विसेज ले लीजिए आप। कोई गारंटी नहीं होती कितना रिटर्न मिलना है, जैसे एफडी पे पता है 7% इंटरेस्ट मिलना है, इसमें नहीं पता कितना मिलेगा आपको। हो सकता है 10% मिले, हो सकता है 2% ही मिले, तो रिस्की होती है ना। तो लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो, एटलीस्ट मिनिमम 1 साल के लिए अगर आप कर सकते हो, तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। ट्रांजैक्शन जो आपकी बुक की जाती है मार्केट रेट पे, जो फीस है जो आप पोर्टफोलियो मैनेजर को दे रहे हो, आपने बैंक से ये सर्विसेज ली, पोर्टफोलियो मैनेजर्स को जो पे कर रहे हो ना फीस, वो आपके रिटर्न के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे तो रिटर्न ही नहीं आया तो मैं आपकी फीस नहीं पे कर सकता या कर सकती हूँ। ठीक है, तो जो फीस होती है वो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में डिप्लॉयमेंट होती है, जैसे आप शेयर्स वगैरह परचेज कर रहे हो, क्लियरली आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन होती है, कुछ भी ऐसा नहीं होता जो छुपा हुआ होता है। जैसे आपको कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करके रखनी पड़ती है ना, इस केस में भी यू हैव टू मेंटेन। तो रिस्क लेने को तैयार हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मिनिमम 1 साल के लिए पैसा ब्लॉक कर सकते हो एक जगह पे, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। हाँ, रिटर्न रिस्क लेना पड़ेगा आपको, कई बार ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, कई बार बिल्कुल भी नहीं मिले। तो सोच समझ के पीपल आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह में। ठीक है, फिर आपका आता है एक लोन सिंडिकेशन और एक ब्रिज लोन। देखो, हाँ, जो यही पॉइंट है हमारा, अगर आप हैंडल कर रहे हो डेट और इक्विटी सिक्योरिटी, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी सेबी एज अ कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर। यानी बैंक आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये पीएमएस की बात हो रही है अभी। ठीक है, तो आपको सेबी के साथ कैटेगरी 1 मर्चेंट बैंकर के तौर पे रजिस्टर करवाना पड़ता है। लोन सिंडिकेशन क्या होता है, अब एक कंपनी है, उसको 1,000 करोड़ का लोन चाहिए। ठीक है, अब एक बैंक अगर प्रोवाइड कर देगा तो रिस्क है कल को पैसा रिकवरी ना हो। तो यहाँ पे ये सारे बैंक मिलके थोड़ा थोड़ा अमाउंट दे रहे हैं। ठीक है, ये लीड बैंक है, इसने मान लो ज्यादा दे दिया, बाकी ने डिवाइड कर दिया, तो ये कंपनी को लोन प्रोवाइड करती है कि रिस्क सेग्रीगेट हो गया। ओके, फिर ब्रिज लोन क्या होता है, देखो ब्रिज लोन का मतलब होता है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड आपकी फुलफिल हो रही है, जब आपको कहीं बड़ा जगह से पैसे आने होते हैं। एक कंपनी है, इसको अभी पैसे चाहिए, बट कंपनी को पता है आफ्टर 6 मंथ जो इनको फंडिंग आनी है, जैसे ये स्टार्टअप है कोई, अब शार्क टैंक वगैरह आप देखते हो, वहां पे फंडिंग लोगों को मिलती है। ठीक है, तो शार्क टैंक से इनको फंडिंग आनी है 6 मंथ के बाद, पता है आनी है, इतना अमाउंट आना है, तो कंपनी ने क्या किया, ब्रिज लोन ले लिया 6 मंथ के लिए बैंक से, और जैसे इनको फंडिंग आ जाएगी तो ये पेमेंट कर देंगे। तो दैट इज अ काइंड ऑफ ब्रिज लोन जो आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करता है फॉर अ शॉर्टर पीरियड। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो आज हमने डिमांड ड्राफ्ट, एंसिलरी सर्विसेज में डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, आपका लॉकर, ये सब कुछ डिस्कस कर लिया। एंड लॉकर के बारे में थोड़ा डिटेल में, क्योंकि बड़ा टॉपिक था। देन लोन सिंडिकेशन, ब्रिज लोन, ये सब कुछ। राइट, अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या प्रोसीजर होता है अगर लॉकर हायरार्की कीज गुम हो जाती है, बैंक इमीडिएटली ओपन करते हैं क्या, या नोटिफाई किया जाएगा हायरर के द्वारा बैंक को, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होगी, ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड टू ओपन द लॉकर। देखो, जो ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं वो हमें करने हैं, हमें पता है कि ऐसा तो कुछ सिनेरियो था ही नहीं, तो जो ऑप्शन बी हमें सही लग रही है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगर आपका लॉकर इनऑपरेटिव है फॉर 7 ईयर, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, और हायरर कैन नॉट बी लोकेटेड, बैंक क्या करते हैं, डिस्पोज कर देंगे कंटेंट इमीडिएटली, ट्रांसफर करेंगे कंटेंट नॉमिनी या लीगल हेयर को, इनएक्टिव रखेंगे लॉकर को, या ओपन लॉकर। देखो क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं ना कंटेंट नॉमिनी और लीगल हेयर को,
है ना? तो ये प्रोसेस फॉलो होते हैं। रेंट चाहे पे किया हो बट इनऑपरेटिव है 7 इयर्स। 7 इयर्स लॉ में क्या होता है कि 7 साल का टाइम पीरियड अगर किसी को हो गया, कोई कस्टमर गुम है 7 साल से, तो फिर डेड ही उसको कंसीडर कर लिया जाता है लॉ की नजर में। व्हाट कैन अ बैंक ब्रेक ओपन अ लॉकर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ रेंट? कब? कितने साल के बाद? 1 साल के बाद, 2, 3 या 4? हमने क्या बात की थी कि अगर आप 3 साल तक नॉन पेमेंट नहीं करते हो, नॉन पेमेंट है आपकी, पे नहीं करते हो लॉकर का रेंट, तो फिर बैंक क्या कर सकता है? ब्रेक कर सकता है। तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब चैट की प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही कम टाइम रहा है। अगर आपको लगता है आपको एक कोर्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे कोर्सेज़ में एनरोल कर सकते हो। तो यू हैव टू विज़िट आवर वेबसाइट। तो आप जब वेबसाइट पे विज़िट करोगे, यू कैन सी द कोर्सेज़ हियर, और कोर्सेज़ पे जाके आपको जैप कोर्सेज़ पे क्लिक करना है। राइट? तो जब आप जैप कोर्सेज़ पे क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आपको ना डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज़ दिखेंगे। एक आपका कंप्लीट मास्टर कोर्स है, जिसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स का कॉम्बो मिल रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस मिलती है। अगर आप डिटेल स्टडी करना चाहते हो तो मास्टर कोर्स आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और एग्जाम से पहले आपको लाइव क्लासेस भी मिलती हैं। ठीक है, फिर आपको कॉन्सेप्ट नोट्स, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ मिल रहा है विद फ्लैट 80% ऑफ। कोड यूज करना है आपने FEB80। और अगर आप इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है आपका IFS का पेपर रह गया, AFM का या PPB का, एज पर योर नीड यू कैन एनरोल इन द इंडिविजुअल मास्टर कोर्स। बाकी सारी चीजें आपको सेम मिलेगी। बट कोई भी कोर्स परचेज करने से पहले अगर आप ये देखना चाहते हो कि क्लासेस कैसी है, नोट्स का क्या लेवल है, क्विजेस का क्या लेवल है, तो विद जस्ट ₹1 आप वो चीज भी एक्सेस कर सकते हो। बट अगर आप कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 में एनरोल कर सकते हो। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं। टोटल 60 लाइव क्लासेस, 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट यू आर गेटिंग। मॉर्निंग इवनिंग 2 2 आवर्स की आपकी क्लासेस रहती हैं। बाकी आपको नोट्स, सॉल्व PYQ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ मिलता है विद फ्लैट 80% ऑफ। और अगर आपको लगता है आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, अब सिर्फ प्रैक्टिस करने, तो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लीजिए। इसमें सॉल्व PYQ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, ये सब कुछ फ्लैट 80% ऑफ के साथ आपको मिल रहा है। और एक हमारी मेंटर टॉक रहती है हर 15 दिन के बाद। तो मेंटर टॉक में आपको क्या क्या मिलता है, देखिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको एक सब्जेक्ट से ज़्यादा डर लग रहा है, ठीक है, स्पेसिफिकली AFM से, स्ट्रेटजी समझ नहीं आ रही, कुछ भी प्रॉब्लम है आपको, मोटिवेशन फील नहीं हो रही, तो आप हमारे मेंटर से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, बेझिझक। बाकी कोई और डाउट है तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिए या मेल कर दीजिए hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।